आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज़ का सेकंड चैप्टर जो कि संविधान निर्माण उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, इस सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर संवैधानिक विकास हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसे हमने 2 पार्ट्स के अंदर कवर किया है। उसके अंदर हमने ब्रिटिश भारत के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम आए थे उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि कौन सा अधिनियम कब आया था और क्यों लाया गया था और भारतीयों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। मैं बताना चाहूँगी, हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर प्री और मीन्स दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। प्री के अंदर जिस प्रकार के फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट्स हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मेंस के अंदर आंसर राइटिंग स्किल के अंदर हम फोकस कर रहे हैं कि 15 वर्ड और 50 वर्ड्स के अंदर किस तरह से हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट चीज़ें, टू द पॉइंट जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। आज इस सेकेंड चैप्टर से हम एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। आज से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिस भी जगह पर फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है उस फ्लो चार्ट को हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो भी एस्पिरेंट RAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मेंस के अंदर फ्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने आंसर्स के अंदर फ्लो चार्ट्स को यूज़ करते हैं तो आपका जो आंसर है वो बहुत प्रभावशाली दिखता है और आपके मार्क्स मिलने के चांसेस जो है, अधिक मार्क मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है संविधान निर्माण। देखिए, संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम थोड़ी नज़र डालेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री के अंदर कि सबसे पहले संविधान की मांग भारत में कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो हमें ये ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग की गई थी, कहा जाता है कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक स्वराज्य विधेयक तैयार हुआ था। उसी में सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी। तो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का प्रथम दर्शन कहाँ देखने को मिलता है। तो वही आंसर रहेगा हमारा 1895 के स्वराज्य विधेयक जो कि तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था, उसमें हमें संविधान का पहली बार दर्शन देखने को मिलता है। सेकंड है, एक स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी। तो हमें ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा 5 जनवरी 1922 को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत के अंदर अब काफ़ी टाइम से मांग उठ रही थी, संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों को मौका दिया जाना चाहिए संविधान बनाने का। लेकिन ब्रिटिशर जो है हमेशा से यही कहते आ रहे थे कि भारत में इतने धर्म, इतने वर्गों के लोग रहते हैं, उनकी मानसिकता में बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन है, उन अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, तो वो एक कॉमन संविधान बना ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने भारतीयों को एक तरह से चैलेंज किया कि आप लोग जो है सर्वसम्मति से एक संविधान जो है बना ही नहीं सकते हैं। इसको एक चैलेंज की तरह लेते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने एक संविधान बनाने का प्रयास किया था, जो जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। वो कहा जाता है कि संविधान निर्माण करने का ब्रिटिश भारत के अंदर हमारा पहला प्रयास था संविधान बनाने का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मांग तो बहुत समय से कर रहे थे कि संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से संविधान बनाने की मांग को कब स्वीकार किया था। तो हमें ये याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था और किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया था। हमने पीछे जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने लॉर्ड लिनलिथगो का नाम पहले भी पढ़ा था। एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे कि कहाँ पढ़ा था हमने लॉर्ड लिनलिथगो का नाम। देखिए, हमने पढ़ा था कि 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा के आधार पर एक श्वेत पत्र बनाया गया था। उस श्वेत पत्र में ये लिखा गया था कि भारत शासन अधिनियम जो लाना था 1935 के अंदर, उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो इस श्वेत पत्र का मूल्यांकन करने के लिए कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, कोई सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, ब्रिटिश संसद ने एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई थी। वो संयुक्त प्रवर समिति बनाई थी लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। तो उसी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, लॉर्ड लिनलिथगो की समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। तो हमें याद रखना है, जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था वो भी लॉर्ड लिनलिथगो लेकर आए थे, और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वो भी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसी के आधार पर लागू किया गया था।
इसके अलावा एक और फैक्ट है लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में जो हमें याद रखना है कि लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे थे। 1936 से लेकर 1943 तक ये भारत में वायसराय के पद पर कार्यरत रहे थे, ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशनर, देखिए कैबिनेट मिशनर जो है वो आया था भारत के अंदर 24 मार्च 1946 को। यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी आप सबको, मैंने अभी प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में आपसे कहा था फ्लो चार्ट्स का, तो यहाँ से हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फ्लो चार्ट का क्या फ़ायदा होता है, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे शब्द बच जाते हैं, हमें पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। हमने सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया एक बॉक्स के अंदर, तो हमारे बहुत सारे शब्द बच गए हैं। हमारे इन बचे हुए शब्दों को हम इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को प्रभावशाली लिख सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास मार्जिन रह गया कि हमारे पास एक लाइन हम उसमें बढ़ा सकते हैं, या लास्ट में आंसर के 50 वर्ड्स का अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं हमें उसमें कंक्लूजन लिखने के लिए भी वर्ड्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इन सारी चीज़ों को सेंटेंसेस में लिखेंगे तो हमारे पास उत्तर सीमा में शब्द जो हैं कम बच जाते हैं, तो हमारे पास शब्द नहीं बचते हैं कि हम कंक्लूजन भी लिख सकें। तो फ्लो चार्ट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हमारे पास उत्तर सीमा में शब्द बच जाते हैं जिसको हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था 24 मार्च 1946 को। अब ये है कैबिनेट मिशन आया क्यों था, तो जैसा कि हमने बताया कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है भारतीय जो है अपना संविधान अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन जो है बेसिकली आया था संविधान सभा का जो है किस तरह से निर्मित की जाएगी, उसमें कितने सदस्य रहेंगे, क्या प्रावधान रहेंगे, उसके बारे में इसने योजना प्रस्तुत की थी। ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरे थे A.V. अलेक्जेंडर। अब इन्होंने क्या प्लान दिया, क्या योजना प्रस्तुत की, उसके बारे में हम देखेंगे। इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो सदस्य संविधान निर्मात्री सभा के अंदर चुने जाएंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि लोग सब डायरेक्ट रूप से वोट नहीं देंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल सदस्य जो है 389 सदस्य संख्या होगी इसकी। इसमें कैसे बाइफरकेट करके बताया उन्होंने कि इसमें से 389 में से 292 सदस्य जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत में से चुने जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। 93 जो हैं वो देशी रियासतों से लिए जाएंगे और 4 जो हैं चीफ कमिश्नर क्षेत्र से चुने जाएंगे। अब कई बार प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के अंदर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ब्रिटिश भारत के अंदर कमिश्नरी क्षेत्र में आता था या नहीं आता था, किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो हैं वो कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। हमें ये याद रखना है अजमेर मेरवाड़ा जो है ये एक ही जो है कमिश्नरी क्षेत्र है। थर्ड था कुर्ग, ये कुर्ग जो है कर्नाटक में आता है, बलूचिस्तान। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत के अंदर, इनके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो मनोनीत किए जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि देशी रियासतें जो हैं किसी न किसी उनका कोई ना कोई राजा हुआ करता था, है ना, तो उनका जो शासक है उनको मनोनीत किया जाता था। उनके लिए किसी भी तरह का निर्वाचन, कोई मतदान वगैरह नहीं हुए थे, उनको मनोनीत किया गया था। उसके बाद है इसमें प्रति 10 लाख पर एक सदस्य जो है का प्रावधान किया गया है कि जिस भी प्रांत में, जिस भी क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या, वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा संविधान सभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। चुनाव। अब संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए जाने थे। ये चुनाव कब हुए? ये चुनाव हुए जुलाई-अगस्त 1946 के अंदर। इसमें 296 सीटें ही भर पाई। हमने अभी पीछे देखा सीट्स तो थी, जो कैबिनेट मिशन ने सीट बताई थी वो 389 बताई थी, लेकिन सारी सीटें जो नहीं भर पाई थी उसमें से 396 सीटें ही भर पाई थी। इनमें 208 सीटें जो हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। 73 सीट्स के ऊपर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जो है इलेक्ट हुए थे और 15 जो है स्वतंत्र समूह, जो अन्य ग्रुप खड़े हुए थे, 15 सीटें उनके द्वारा जीती गई थी।
आगे बढ़ते हैं। ये जो सीट खाली रह गई हैं, मैंने बताया था आपको पीछे 389 सीट्स थी, तो बाकी सीट्स क्यों नहीं भर पाई? तो देशी रियासतों की जो सीटें थी वो नहीं भर पाई। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों के जो शासक थे वो कंफ्यूज्ड थे कि हम जो है इस सभा के अंदर आए या नहीं, कहीं संविधान में पता नहीं क्या प्रावधान होंगे, अभी तो हम सारे डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं, कहीं हम बाउंड तो नहीं हो जाएंगे। तो उनके बहुत सारे जो है उनके दिमाग में डाउट्स थे, जिसकी वजह से उनकी सीटें जो है नहीं भर पाई थी। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हम देखेंगे। ये जो संविधान सभा है इसके बारे में प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा जो है इसका स्वरूप जो है कैसा था। तो हमें याद रखना है, मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया जाता है कि पूर्णतः निर्वाचित थी, पूर्णतः मनोनीत किए गए थे सदस्य, या फिर आंशिक निर्वाचित थी। तो हमें अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो है संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित। नामांकित का मतलब है कि कुछ सदस्य जो है इसके निर्वाचित किए गए थे, यानी कि चुने गए थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि पूरी जनता ने वोट नहीं किए थे। मान लीजिए कि कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, उसने कितने प्रतिनिधि अपने खड़े करने हैं, तो उन्होंने आपस में वोटिंग करके डिसाइड किया कि हमारे कौन कौन से प्रतिनिधि जो हैं वो संविधान सभा के लिए खड़े होंगे। और आंशिक नामांकित मतलब मनोनीत, हमने पीछे पढ़ा कि देशी रियासतों के सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे। उन रियासतों ने खुद ने बताया था कि हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव आएगा संविधान सभा के अंदर, ये चुनाव के अंदर खड़ा होगा, तो ये मनोनीत किए गए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये दोनों। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना तो हमारी राजनीतिक जो पार्टियां थी उनमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, लेकिन ये ध्यान रखना है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसके लिए नहीं चुने गए थे। अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है कि 1946 के अंदर जब चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए अंदर, तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित किए गए थे। लेकिन 1947 के अंदर जब भारत का विभाजन हो गया तो बंगाल का जो पूर्वी भाग था वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तब बी आर अम्बेडकर को वापस से अब संविधान सभा का सदस्य बनाया जाना था। तो उसके लिए क्या हुआ, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसकी पुणे सीट पर एम आर जयंकर थे, उनसे वो सीट खाली करवा दी गई और उपचुनाव करवाया गया पुणे सीट पर फिर से, और बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बी आर अम्बेडकर को फिर से संविधान सभा का सदस्य कैसे बनाया गया, कौन सी सीट को रिक्त करवाकर बनाया गया, तो बम्बई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट को। ये फैक्ट हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि संविधान सभा के अंदर जो चुनाव हुए थे 1946 के अंदर संविधान सभा के, उसमें 296 सीटें जो हैं वो भर गई थी। उन 296 सीटों में से 211 सदस्य ही जो हैं प्रथम अधिवेशन के अंदर उपस्थित रहे थे, और एस एन सिन्हा जो है उनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और मुस्लिम लीग ने इस प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया था। बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि उसने कैबिनेट मिशन के सामने ना एक मांग रखी थी कि एक मुस्लिम अलग से देश बनाया जाए, मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग रखी थी, जिसे कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। उसको विरोध जताने के लिए इन्होंने प्रथम अधिवेशन के अंदर भाग नहीं लिया था। अब 9 दिसंबर को इसका पहला अधिवेशन हुआ, तो हमें याद रखना है एक दिन बाद कुछ नहीं हुआ 10 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को इसका सेकेंड अधिवेशन हुआ, और उस सेकेंड अधिवेशन के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। याद रखना है एक दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को इसका दूसरा अधिवेशन हुआ। फिर 11 दिसंबर के बाद फिर 12 दिसंबर को छोड़ के 13 दिसंबर को इसका तीसरा अधिवेशन हुआ। उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर पंडित नेहरू ने एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की कि भारत जो है एक संघ के रूप में निर्मित किया जाएगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा भी उन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर प्रस्तुत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में जनरली इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। सभी बुक्स के अंदर ये टेबुलर फॉर्म के अंदर दिया गया है, लेकिन मैंने इसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में रहे कि
कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये 3 समितियां जो हैं, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और वार्ता समिति, इन तीनों ही समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो एक ही थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमें याद रखना है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और वार्ता समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, ये दोनों समितियां जो हैं इनके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति जो संविधान सभा की बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए GV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। संविधान सभा के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे S वारदाचार्यार को। तो ये समितियां हैं, इन सब के अध्यक्ष आपको याद रखना है। प्री में बहुत कॉमनली पूछ लिए जाते हैं, तो हमें अच्छे से इन सबको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कुछ और समितियों के बारे में। देखिए प्रारूप समिति जो थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति कही जाती थी संविधान सभा की, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा हमने पिछले स्लाइड में देखा था मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से जो संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत बार पूछ लिया जाता है, सिर्फ RAS में नहीं, बाकी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ये उप समितियों पे क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो उप समिति थी वो थी अल्पसंख्यकों पर उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। तो यहाँ पे हमारी संविधान सभा की समितियाँ जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रारूप समिति, देखिए मैंने अभी आपको बताया संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट समितिज में से एक थी, जिस पर संविधान का प्रारूप कैसा होगा, संविधान का मसौदा कैसा होगा, वो पूरा जो कार्यभार था वो प्रारूप समिति के ऊपर था। प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हो गया था, जिसमें से 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति पर भी बहुत फ्रीक्वेंटली प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे इसके जो भी 7 मेंबर्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। इस पर बहुत तरह से घुमाकर क्वेश्चन बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके पहले हमें याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सेकंड जो इसके सदस्य थे वो थे KM मुंशी। अब इनके बारे में ये फैक्ट पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो हमें याद रखना है KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट थे N गोपाल स्वामी अयंगर। फोर्थ पे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सिक्स्थ थे N माधवराव। देखिए N माधवराव जो है बाद में इसमें चुने गए थे, इनसे पहले थे BL मित्तर। BL मित्तर जो थे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से क्या है इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद N माधवराव को उनकी जगह पर निर्वाचित किया गया था। 7th जो सदस्य थे, सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य कह सकते हैं हम अध्यक्ष के बाद में, TT कृष्णामाचारी। इम्पोर्टेंट मैं RAS के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। इनके बारे में 2 फैक्ट्स हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो इनके स्थान पर पहले थे DP खेतान, लेकिन DP खेतान की असामयिक मृत्यु होने के कारण उनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को चुना गया। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनका प्रतिनिधित्व करने वाले थे प्रारूप समिति के अंदर, कि प्रारूप समिति के अंदर राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे, तो हमें याद रखना है TT कृष्णामाचारी थे। अब आता है अंतरिम सरकार। देखिए हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था, उससे पहले हमारा शासन प्रशासन ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। अब 15 अगस्त को जब ब्रिटेन का शासन जो है यहाँ से समाप्त हुआ, तो कोई तो यहाँ पर चाहिए शासन प्रशासन को चलाने के लिए।
संविधान अभी लिखा जा रहा है, अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स नहीं है जिससे हमारे शासन को रन किया जा सके। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि जब तक आपकी संविधान का पूरा जो है प्रारूप तैयार नहीं हो जाता है और जब तक आपके यहाँ पर आम चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी एक अंतरिम सरकार जो है उसका गठन किया जाएगा, वही जो है चुनाव होने तक यहाँ पर सरकार चलाएगी। तो ये अंतरिम सरकार का जो गठन है ये 24 अगस्त 1946 को किया गया था। देखिए इस समय में क्या है, भारत के अंदर कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत अच्छी पकड़ थी। अगर अपन मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग के अंदर जिन्ना की वही स्थान था जो कांग्रेस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने अंतरिम सरकार के गठन का, इसको कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने इसके लिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब उन्होंने खारिज क्यों किया? क्योंकि कैबिनेट मिशन जो था उन्होंने जो मुस्लिम लीग की मांग थी अलग एक मुस्लिम राष्ट्र बसाने की, उसे अस्वीकार कर दिया था। उससे नाराज़ होकर जिन्ना ने मना कर दिया था कि हम अंतरिम सरकार के गठन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसमें भागीदारी नहीं करेंगे। इसके बाद चुनाव हुए इसके 24 अगस्त को, लेकिन 24 अगस्त से पहले 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी, जिसमें हम सब जानते हैं कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसका सबसे बुरा प्रभाव जो है बंगाल के अंदर देखने को मिला था। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी 24 अगस्त को इलेक्शन हुए और अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ उसके बाद इस परिषद के जो अध्यक्ष बनाए गए, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उनको अध्यक्ष बनाया गया इस समिति का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। हमने यहाँ पे बताया कि मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भागीदारी नहीं ली थी, लेकिन क्या हुआ, जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया, गठन होने के बाद लॉर्ड वेवल जो हैं वो जिन्ना से मिले, उनको समझाने का प्रयास किया। बार बार उनके प्रयासों से जिन्ना कन्विंस हो गए और उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन वास्तव में जो मोहम्मद अली जिन्ना की मंशा थी वो यह थी, उनका ये मानना था कि अगर हम अंतरिम सरकार के अंदर नहीं जाएंगे तो हमारी मांग तो दबकर रह जाएगी, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है हम अंतरिम सरकार के अंदर जाते हैं, अगर हमारी मांग को नहीं भी माना गया तब भी हम जाकर उनके कामों को डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं, है ना। तो इस मंशा के से जिन्ना जो है अंतरिम सरकार के अंदर आए। देखिए अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया था उस टाइम पर यहाँ पर 12 सदस्य थे, 12 सदस्यों की टीम थी। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने हाँ की कि ठीक है हम भी अंतरिम सरकार के अंदर भागीदारी करेंगे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 5 मुस्लिम सदस्यों के नाम सुझाए कि 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार के अंदर रखा जाए। अब 12 सदस्य तो पहले ही थे, 5 इन्होंने बता दिया, तो जो इनके सदस्य थे उन्होंने बोला नहीं, सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या किया गया, जो 12 सदस्य थे उसमें पहले से 3 मुस्लिम सदस्य थे, उनको हटा दिया गया, और जो जिन्ना ने 5 नाम सुझाए थे उन 5 को इंक्लूड करने के लिए 2 सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। यानी कि अब अंतरिम सरकार के अंदर 14 सदस्य हो गए, जिसमें कि 10 सदस्य तो जो है बाकी जो पहले सरकार गठित हुई थी उसके थे, बाकी 5 सदस्य जो हैं इसके रखे गए। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो सुझाए गए थे 9 सदस्य सॉरी पहले जो हैं पहले के थे, और 5 सदस्य जो उन्होंने बताया, तो टोटल 14 सदस्य जो हैं अंतरिम सरकार के अंदर हो गए थे। तो देखिए इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंतरिम सरकार में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे। तो हमें अंतिम रूप से अगर पूछा जाए तो 14 सदस्य थे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के गठन के समय प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से इसका आंसर हमें अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कन्फ्यूजन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अभी तक हम सबको पता था संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है H.C. मुखर्जी यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी थे, जिन्हें संविधान सभा के दूसरे सत्र के अंदर चुना गया था। जो दूसरा सत्र हुआ था 25 जनवरी 1947 को, यानी कि हमारे भारत के स्वतंत्र होने से
पहले उसका दूसरा सत्र हुआ था और उसमें उपाध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष भी थे। वो थे जो 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये फैक्ट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष चुने गए थे 25 जनवरी 1947 को, जो कि थे H.C. मुखर्जी, और दूसरे उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णामाचारी, जो चुने गए थे 16 जुलाई 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, हमें याद रखनी है। अगस्त में हमें फ्रीडम मिली थी और हमारी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। पहले देखिए, स्वतंत्रता से पहले जो है संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान जो है अलग राष्ट्र बन गया, उसके बाद हमारी सदस्य संख्या रह गई 299। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों नंबर्स के अंदर। अब है संविधान। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ लिया जाता है कई एग्जाम्स के अंदर कि संविधान निर्माण में सहयोगी किन्हीं 2 प्रशासनिक अधिकारियों के नाम बताइए। तो ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि संविधान निर्माण में कौन से सिविल सर्वेंट थे, कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे जिनकी भूमिका थी। पहले थे B.N. राव जो कि विधि सलाहकार थे, दूसरे थे S.N. मुखर्जी जो कि मुख्य योजनाकार की भूमिका में थे। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम कवर करेंगे। देखिए, संविधान के जनक, शिल्पी या आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। संविधान का प्रथम प्रारूप याद रखना है हमें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमें याद रखना है B.N. राव की इसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमें याद रखना है संविधान निर्माण में कितने महिलाओं की भागीदारी थी? तो 15 महिलाओं की भागीदारी थी। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान पर कितनी महिलाओं के हस्ताक्षर किए गए थे, संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो कितनी महिलाओं के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 8 महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भागीदारी तो 15 महिलाओं की थी लेकिन हस्ताक्षर केवल 8 महिलाओं के द्वारा किए गए थे। प्री में 15 शब्दों वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान निर्माण में भागीदार किन्हीं 5 महिलाओं के नाम बताइए। तो हम यहाँ पे कुछ महिलाओं के नाम याद रखेंगे, इनमें से कोई भी 5 जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। मुख्य जो भूमिका थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, रेणुका राय, अम्मू स्वामीनाथन। मैंने पूरे 15 नाम नहीं लिखे हैं, इसमें से बहुत जो कॉमन थे, जो हम बार बार अपने स्वतंत्रता संग्राम के मीनवाइल हम सुनते आए थे, कुछ उन्हीं नामों को मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको 5-6 नाम याद रखने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक तो पूछ लिया जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, या अधिनियमित या आत्मार्पित होने की तिथि बताइए। तो इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द आ जाता है, अंगीकृत करने की तिथि पूछ ले, अधिनियमित करने की या आत्मार्पित करने की, तो वो हमें लिखनी है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान कब से क्रियान्वित हुआ या कब लागू किया गया, तो हमें लिखना है 26 जनवरी 1950। इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान सभा ने संविधान तो बना दिया, लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है आलोचना से मुक्त नहीं होती है। तो हमारी संविधान की भी कई, संविधान सभा की एक्चुअली बहुत लोगों ने कुछ आलोचनाएं भी की थी, उनको पढ़ेंगे। इस पे देखिए 50 शब्दों पे जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, इसलिए हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि प्रातिनिधिक निकाय जो है वो नहीं थी, कि भारत इतना बड़ा था, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी एरियाज में से इक्वल प्रतिनिधि चुनकर आए थे और उनके द्वारा संविधान बनाया गया था, ऐसा नहीं था। स्वायत्तता का अभाव था, कांग्रेसियों का कब्जा था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले देश में मुख्य जो राजनीतिक पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही पार्टी का वर्चस्व है, तो जब इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाना था तो उसमें भी उसी के सदस्य सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित थे।
हिंदुओं का निकाय, लॉर्ड विस्काउंट थे। ये फैक्ट पूछ लिया जाता है कि हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को किसने संज्ञा दी थी, तो लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय की संज्ञा दी थी संविधान सभा को। कुछ का कहना था कि ये वकीलों और नेताओं का इस सभा के अंदर बोलबाला था। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इस पूरे टॉपिक के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को 2 से 3 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बार बार फैक्ट्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, संविधान जो है, हम जानते हैं संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसी तिथि से संविधान के 16 अनुच्छेद जो हैं उसी दिन से लागू हो गए थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर 1949 से कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो 16 अनुच्छेद। या ये भी पूछ लिया जाता है, ये 15 शब्दों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 से लागू कुछ प्रावधान बताइए। 15 शब्दों में अगर आपको पूछा है तो आप कोई भी 3-4 अगर प्रावधान भी लिख देंगे तो आप पूरे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो कौन से प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, तो नागरिकता से संबंधित, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा अन्य कुछ प्रावधान थे, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367 और 379। ये सब प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। अब है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये वैसे तो हमने पहले पढ़ ली हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कंपाइल करके लिख दी है क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो किया गया था अगस्त 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य संकल्प जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था वो लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। प्रथम वाचन, यहाँ बताना चाहूँगी कुल 3 वाचन हुए थे संविधान सभा के, उनमें से जो पहला वाचन हुआ था वो हुआ था पहली बार जब संविधान को पढ़ा गया था, वो जितना बन चुका था 4 नवंबर 1948 को। संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949, अंगीकृत या अधिनियमित भी कह सकते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। और अंतिम रूप से जब इस पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे वो तिथि थी 24 नवंबर 1950 और अस्तित्व में आया या लागू कर दिया गया संविधान 26 जनवरी 1950 से। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां जो हैं उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो हम आगे जब संविधान की अनुसूचियों के बारे में पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसमें हम इन सारी अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इतना ही काफ़ी है कि आप इसको ध्यान में रखें। पहली अनुसूची जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में जितने भी वेतन भत्ते हैं उनके प्रावधान किए गए हैं। तृतीय अनुसूची है उसमें शपथ प्रारूप के बारे में है। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं में अनुसूची जाति और जनजाति से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। 7वीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम 2 से 3 भाग के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो 7वीं अनुसूची है वो थी संघ और राज्य विधायी संबंध। आजकल भी बहुत ज़्यादा मतलब इस पे चर्चा में रहता है ये विषय, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। 8वीं अनुसूची जो है उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं का विवरण है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार विधियाँ, आपको अगर ध्यान हो तो RAS 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 9वीं अनुसूची से संबंधित कि 9वीं अनुसूची जो है उससे संबंधित उसमें किसका वर्णन किया गया, तो भूमि सुधार विधियों का। 10वीं अनुसूची दल विदल निषेध से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से संबंधित है। यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशंस अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है कुछ हमें अलग और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आपका अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं इस स्लाइड से, इस प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग, तो आपका वो भी स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। चलिए, इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।